लोकसभा चुनाव के महज 1 साल, 1 महीना या 2 महीना रह गए हैं। मगर जिस तरह पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब इलेक्शन बस आने ही वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबी रिपोर्टर। मैं हिमांशु वर्मा और हमारे साथ है रोमिंग रिपोर्टर। आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। हमारे कुछ प्रश्नों का वो जवाब देंगे। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो पक्ष और विपक्ष में वो तानातानी चल रही है, उस विषय पर भी बात होगी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, वर्तमान समय में जो विपक्ष के पास सटीक कोई मुद्दे नहीं है, न ही कोई नीति है और न ही कोई 2024 के लिए सरल नेता दिख रहा है। मगर हमारा प्रश्न ये है कि 2024 के चुनाव में क्या होंगे मुद्दे, विपक्ष की क्या होगी रणनीति, इस विषय पर बात। 2024 चुनाव की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई। पिछले 2-3 साल से सिर्फ चुनाव चुनाव ही खेला है। कोरोना के बाद चुनाव चुनाव चुनाव, सिर्फ चुनाव चुनाव ही हो रहा है। ये अच्छी बात है। एक दृष्टिकोण से चुनाव जो है वो डेमोक्रेसी की का फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं जो मेरे लिए, हमारे लिए कानून बना सके, हमारी वेलफेयर की चिंता कर सके। इसलिए चुनाव होना अच्छी बात है। चुनाव के साथ साथ वेलफेयर भी होना चाहिए। वो सारे मुद्दे भी हैं। विकास की भी बातें होनी चाहिए और विकास होना भी चाहिए। ये सारी बातें भी हैं। खैर, तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव की जो तैयारी है वो थोड़ी सी पहले शुरू कर दी है पॉलिटिकल पार्टियों ने, और थोड़ी स्थिति भी ऐसी हो गई है। साथ साथ आने वाले समय में 6 राज्यों में चुनाव भी है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां स्टेक्स सभी पार्टियों का ज्यादा है। तो इन सभी मुद्दों और वजह से लेकर तैयारी तो शुरू हो गई है। तो जो सच्चाई ये है कि पार्टियां जब तैयारी शुरू कर दी है चुनाव की, तो क्या क्या मुद्दे बनेंगे जी, ये कहना तो बड़ा अभी मुश्किल है कि कौन कौन से मुद्दे एकदम बन ही जाएंगे या बन रहे हैं। लेकिन कौन कौन से मुद्दे बन जाने की उम्मीद है, इस पे चर्चा की जा सकती है। देखिए, जो मुद्दे होंगे वो सत्ताधारी पार्टी जो कि बीजेपी है और उसके गठबंधन है, उसके लिए अलग होंगे, और जो विपक्ष में है उनके लिए अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? बस यही कॉन्टेक्स्ट का अंतर समझना होगा। जो आज की स्थिति है, हम जो भी बातें कर लें, लेकिन जो अंदर की बात है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है तो आपको मुद्दे समझने में बहुत आसानी होगी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बीजेपी को सत्ता में फिर से आना है। देखिए, मैं शब्दों का बहुत इस्तेमाल कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सत्ता बचाना है, मैं कह रहा हूं कि उसको फिर से सत्ता में आना है। बचाना, जब मैं बोलता कि बचाने वाली बात है, तो उससे ये लगता है कि भाई विपक्ष इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। तो मैं हर बात को बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बीजेपी को सत्ता में आना है, तो इसलिए उस सत्ता में आने के लिए उसके मुद्दे अलग होंगे, और विपक्ष के लिए जो मुद्दा है, विपक्ष को अपना अस्तित्व बचाना है। देखिए, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। अस्तित्व बचाना यानी कि आप जो इस स्थिति में हैं, खासकर रीजनल पार्टियां, उनको बहुत छोटा कर दिया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि बहुत सारे जो रीजनल पार्टियां, जैसे शिवसेना उदाहरण है, छोटे टुकड़े में हो गई। तो जो लड़ाई है इस बार वो ये है कि बीजेपी को सत्ता में आना है, और विपक्ष, खासकर रीजनल पार्टियों को, खासकर मैं रीजनल पार्टियां बोल रहा हूं क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस का एक पैन, उसको कह सकते हैं कि पैन अपील है, और जो रीजनल पार्टियां हैं उनको अपना अस्तित्व बचाना है। ऐसा मुझे लोगों से बात कर, पार्टी में जो हैं, राजनीतिक दलों में हैं, उनके प्रतिनिधित्व से बात करके मुझे महसूस होता है। मगर एक बात ये भी है सर कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद से राहुल गांधी का जो ग्राफ बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं
सत्ता पक्ष घबरा सा गया है। इस बात को ऐसा लग रहा है क्योंकि जो आए दिन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं घबराहट दिख रही है। कोई कह नहीं रही है मगर लोगों का अनुमान ऐसा है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये बात को मैं मानता हूं कि उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जी जो राहुल गांधी की लोग, क्योंकि लोग ये भी बात कह रहे हैं कि जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की, राहुल गांधी, तो उनके जी साथ बहुत सारे लोग हर राज्यों में लोग आए। और ये ताकत सिर्फ कांग्रेस में है और राहुल गांधी में है। कोई और पार्टी का नेता, बीजेपी को छोड़ करके कोई और पार्टी का नेता अगर इस तरह की यात्रा करे तो उसके साथ लोग नहीं आएंगे, इतने लोग नहीं आएंगे, रीजनल इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी शुरू करती हैं तो हो सकता है कि उनको उतनी जनता का सपोर्ट प्यार ना मिले जो कि राहुल गांधी को मिला कन्याकुमारी से लेकर के। तो इसलिए जम्मू कश्मीर तक, इसलिए जो पैन इंडिया अपील है वो कांग्रेस को ज्यादा है ऐसा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न हो जाता है कि लोकप्रियता दिखना, लोकप्रिय जी होना और उसका वोट में तब्दील हो जाना, ये दो बातें हैं। मगर बीजेपी मैं के पास हमेशा कोई कहता हूं कि मेजर। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। आपकी केमिस्ट्री अच्छी, लोकप्रिय होने का मतलब आपकी केमिस्ट्री अच्छी है। केमिस्ट्री अच्छी है इसलिए अर्थमेटिक भी अच्छी होगी। ये थोड़ा सा चुनाव में और इलेक्शन में कहना बड़ा मुश्किल है। जो लोकप्रियता, जिसको मैं केमिस्ट्री बोल रहा हूं कि जनता से केमिस्ट्री अच्छी है, ये अर्थमेटिक में भी तब्दील हो जाएगी, यानी सीट में तब्दील हो जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। मैं मतलब मुश्किल मतलब बहुत जल्दी बारी। मगर अभी तो बीजेपी के पास कोई मेजर प्लान भी नहीं है कुछ 2024 के चुनाव को लेकर। ये है, ये मगर हम मगर आप कह रहे मगर हैं ना। मगर हम कांग्रेस के पास है कि अभी दूसरा जो स्टेप है फिर से राहुल गांधी ले रहे हैं, जो दूसरा भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं घबराए सो तो गई है, क्योंकि उनका जो प्लानिंग था जो भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ के काम करने का राहुल गांधी का, वो कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा विपक्षी दल वाले कह रहे हैं, जो जी कांग्रेस और जो विपक्ष में लोग जी हैं, बिल्कुल। या कांग्रेस खासकर ऐसा कह रही है। मैं ये बात बिल्कुल मान रखते कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कहना और उसके वोट में तब्दील होना, ये दो बातें हैं। उस लोकप्रियता मतलब उस पॉपुलैरिटी का वोट में कन्वर्जन हो, ये दूसरी बात है। तो खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्या क्या मुद्दे बनेंगे, मुद्दे बनने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना होगा कि बीजेपी को सत्ता में दोबारा दोबारा आना है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल है, उनको अपना अस्तित्व बचाना है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर से अगर बीजेपी आई तो उनकी क्या स्थिति होगी, उसका अनुमान वो लोग नहीं लगा पा रहे। तो अब इस स्थिति में हम लोग बहुत पहले 2024 के बहुत पहले कुछ अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो जिसको बीजेपी मुद्दा बनाना चाहेगी और जिसको विपक्षी दल मुद्दा बनाना चाहेंगे। इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहले मैं बीजेपी से शुरू करता हूं कि उनके लिए क्या क्या मुद्दा और किस किस को वो मुद्दा बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, जो मेरी समझ है। बीजेपी जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी वो मुद्दा बनाएगी मोदी को, मोदी फैक्टर, जी मोदी जी का चेहरा, मोदी फैक्ट। दूसरा उनका होगा हिंदुत्व का, हिंदुत्व उनका, उसको वो मुद्दा बनाएगी। तीसरा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की जो उनकी परिभाषा है, देखिए ये बात को बड़ा समझना मुश्किल है। नेशनलिज्म की एक परिभाषा बीजेपी गढ़ रही, जी बिल्कुल। ये आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन है वो, उनकी जो नेशनलिज्म है उसको वो मुद्दा बनाए और उस मुद्दे को लेकर अपने लोगों के बीच में जाएंगे। ये बहुत ही महीन बात है जो आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। उसमें उसमें अंतर यह है कि जो ऐसा लगता है कि जो स्टेट है, यानी राज्य, यानी देश, देश और सरकार एक है, नेशनलिज्म की वो बात।
जबकि हमारे संविधान में, या जो संविधान के ज्ञाता है, या जो मेरी समझ है उसके अनुसार, ये देश और सरकार दो चीज है, राज्य और सरकार दो चीज है। और उनका मानना है, बीजेपी की जो नेशनलिज्म की डेफिनेशन है उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके अनुसार स्टेट एंड जो सरकार है उसमें एक समानता है, ऐसा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक मैंने 3 गिनाया आपको, कि मोदी एक मुद्दा होगा, यानी मोदी फैक्टर होगा, कि मोदी से बढ़िया कौन, मोदी है तो मुमकिन है, वो वाली बात। दूसरा हिंदुत्व होगा, तीसरा नेशनलिज्म होगा, चौथा जो वेलफेयर का काम वो कर रहे हैं, यानी कि जो 80 करोड़ जनता को जो राशन मिल रहा है मुफ्त में, उसकी वो बात करेंगे। यूं तो वो लोग कह रहे हैं, या मोदी जी ने भी कहा है कि रेवड़ी जो है वो खतरनाक है, लेकिन बांट तो रहे हैं। उसी को वो विकास की बात बोलेंगे, या उसको वो कैसे दिखाएंगे, लेकिन उसको भी वो मुद्दा बनाएंगे, और वो उनका वोट बहुत ही मजबूत होगा, वो वोट बैंक। पांचवा है भ्रष्टाचार, है करप्शन को वो एक मुद्दा बनाएंगे। और आप देखिएगा कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, इस तरह के इनका रेड और जो सर्वे वो बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ी रहेगी। क्योंकि ये मैं क्यों ले रहा हूं, अभी हाल में ही मोदी साहब का एक भाषण था एक मीडिया हाउस के कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा था कि अब तो ईडी और सीबीआई सबको कर रही है, रेड कर रही है, उन पर दबिश कर रही है, इनको आप बैलेंसिंग के चक्कर में ना पड़िए और इसको आप हेडलाइन बनाइए, ऐसा उनकी बातों से लग रहा था। तो 5 मुद्दा हो गया, और एक छठा मुद्दा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, वो है सरप्राइजिंग मुद्दा। कुछ ऐसा मुद्दा सरप्राइज करने के लिए आ जाएगा चुनाव के समय, जो जिसके अटकलें लगाना, जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, और वो मुद्दा ही चल जाएगा, वो मुद्दा काम करने लगेगा। तो ये जो 6 मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इस 6 मुद्दे पर बीजेपी धीरे धीरे तैयारी करेगी, काम करेगी, और किस किस बातों को वो मुद्दा नहीं बनने देना चाहेगी, उसमें ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो अदानी होगा। जी बिल्कुल। और विकास की बात हो, विकास की बात हो, उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो। देखिए, विकास और वेलफेयर में दोनों में अंतर है। तो सही है। जो विकास अदानी का चाहते वो मुद्दा, वोट टैक्स दे। हाँ, अदानी का मुद्दा और विकास का मुद्दा ये नहीं उठाना चाहेगी। और बीजेपी के साथ अपर हैंड ये है कि मीडिया भी साथ में है, सोशल मीडिया उनकी बहुत स्ट्रांग है, ट्रोल आर्मी है। तो जो मुद्दा वो अपना आगे लाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं जब आप पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो एजेंसियां भी आपकी साथ होती हैं। तो ये सारा फैक्टर है मुद्दा को लेकर के, अपर हैंड तो है ही है। तो इसलिए बीजेपी के लिए जो मुद्दा होगा वो इसलिए मुद्दा होगा क्योंकि उनको फिर से सत्ता में आना है। सत्ता को बचाना है, ऐसी बात अभी बीजेपी के लिए नहीं है, मुझे जो लगता है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, पहले भी आपसे बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि बड़ी आसान है 2024 बीजेपी के लिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विपक्ष को तोड़ के रखना है, विपक्ष को बिल्कुल झूठ नहीं सही, होने देना, क्योंकि वो निकल जाएंगे। और उनके पास और सारे मुद्दा है। उन्होंने जो अर्थमेटिक ठीक करने के लिए, देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक ठीक करने के लिए जो काम करना चाहिए बीजेपी करते आई। केमिस्ट्री की बात तो बिल्कुल अलग सही चीज है। है। जी जी, हाँ, यही रोकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। समय अब हो गया है हमारे एड ब्रेक का। सो आपको बताएं कि हमारे दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम एचबी रिपोर्टर को देख रहे हैं, उसके सहयोगी हैं स्पेक्ट्रम क्लासेस। मैं आपको बताऊं, स्पेक्ट्रम क्लासेस पिछले 14 साल से कोचिंग के क्षेत्र में यहाँ पर पढ़ाई कराते हुए, और आज वो स्पेक्ट्रम क्लासेस फॉर नीट उन्होंने खोला है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट नीट की पढ़ाई, मतलब मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और सर बता रहे थे विपक्ष के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए हाँ, 2024 के चुनाव। बिल्कुल। द टाइम्स मीडिया के जो इंफॉर्मेशन वॉरियर हैं, जो सहयोगी हैं, उनको मेरे तरफ से भी धन्यवाद। कि विपक्ष के लिए जो मेरा अनुमान है, जो मुद्दा होगा, विपक्ष की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, कमजोर विकेट पे विपक्ष है, क्योंकि उनके लिए अभी अस्तित्व की लड़ाई है। 2024 में फिर से बीजेपी आती है तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि फिर तो हमें टुकड़े और दबाव और
क्या हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस पे संकट है, इसलिए वो पूरा ताकत लगाएंगे। लेकिन समस्या विपक्ष के साथ क्या हुई है कि पूरे पिछले 10 सालों में, जब से 2014 में मोदी जी की और ये बीजेपी की सरकार वहां आई है, विपक्ष फ्रॉम कांग्रेस टू लाइक ऑल वो बड़ी डोरमेंट रही है, मतलब सुसुप्त अवस्था में रही है। वो सड़क पर नहीं आई है, जनता से नहीं पाई है, अर्थमेटिक तो छोड़िए, केमिस्ट्री भी उनकी ठीक नहीं रही है। कहीं कहीं पॉकेट में कुछ ठीक रहा है, और उसपे से बीजेपी की जो अपनी तंत्र है उससे उन पर और भी चोट पहुंचाते रहा गया है। तो जो विपक्ष है उनके लिए तो अभी एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए, वो अदानी का मुद्दा है। अब उसको वो कैसे उससे अपनी केमिस्ट्री ठीक कर पाते हैं और कैसे वो अर्थमेटिक ठीक कर पाते हैं, यही उनके लिए टास्क भी है और यही उनके लिए चैलेंज भी है, क्योंकि सामने जो राइवल हैं वो बहुत ताकतवर है। दूसरा जो उनका एक मुद्दा होगा वो लोकतंत्र का होगा, कि लोकतंत्र बचाने का, जो कहीं ना कहीं उनके लिए जब बीजेपी भी उठाती है वो बात, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को या कांग्रेस को पर्टिकुलरली फायदा कर जाता है। दूसरा वो एजेंसी के दुरुपयोग की बात करेंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई की दबिश रहेगी। फिर एक मुद्दा जो वो उठ जाएगा और उठ ही गया है, वो है जातिगत जनगणना की। वो फैक्टर काम करेगा, और वो फैक्टर जो बीजेपी की हिंदुत्व वाला मुद्दा है उसके काउंटर में काम करेगा। अर्थमेटिक के लिए हिंदुत्व के नाम पे सभी को एक फोल्ड में लाने के लिए वहां पे जब वो टुकड़े बट होंगे, वो तो जाति के आधार पर हो सकते हैं। तो जातिगत जनगणना की बात बिहार में तो हो ही रहा है, अखिलेश यादव ने कह ही दिया, तो अब ये एक फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। फिर जो विपक्षी दल है वो बेसिक मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई इत्यादि पर भी बात करेंगे। जो विपक्षी है उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाथ में, और जिसमें बहुत दम है, अदानी। लेकिन ये केमिस्ट्री ठीक कर सकता है अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में अदानी कितना बड़ा फैक्टर बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अदानी को तो लोग जानते ही नहीं है। तो बहुत मैसिव चैलेंज है विपक्ष और कांग्रेस के। फिर से वही बात कि विपक्ष को अभी तक कोई चेहरा नहीं मिल पाया है। इसके लिए तो उनको प्लानिंग करना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी मुद्दे ले आए, उनको एक ऐसा चेहरा लेके आना होगा। जो आपने बताया कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा मोदी, जो उनका फेस वैल्यू है। अभी तक विपक्ष के पास ऐसा कोई भी फेस नहीं दिख रहा है। जो 2019 के चुनाव हुए, जो भी पार्टी जीत के आई बीजेपी पे, कहीं ना कहीं वो मोदी के फेस वैल्यू के कारण वो जीत के बाहर निकले। जो भी नेता अभी हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर विपक्ष शिक्षा को या नौजवान के सवाल को या किसान के सवाल को लेके अगर सामने आता है, तो विपक्ष थोड़ा सा स्ट्रांग दिखेगा। हम अगले कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, और इस सवाल को हम जनता के सामने छोड़ देते हैं कि 2024 के चुनाव के मेन मुद्दे क्या होंगे विपक्ष के। और मैं एक बार फिर से अपने इंफॉर्मेशन वॉरियर स्पेक्ट्रम क्लासेस को मैं धन्यवाद दूं, जिनके बदौलत आज एचबी रिपोर्टर जो प्रोग्राम है लोगों तक पहुंच पा रहा है। और साथ ही साथ मैं सुपर थैंक्स देने वालों को जो इकोनॉमिकली तौर पे हमें मदद कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। एक बार मैं बताऊं कि अगर हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं और आपके कोई प्रश्न है, तो आप ऑनलाइन के वक्त आप अपने सवाल को हमें कमेंट बॉक्स में दे के पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एचबी रिपोर्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।